अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का, FAR 1 का। अच्छा जी, ये क्वेश्चन कल कर लिया था हमने, ऐसे ही है, सॉल्व भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ सोल्यूशन डिस्कस कर लिया था, ठीक है। मतलब डिस्कस किया था मीन्स के एक दो बातें मैंने आपको यहाँ पे वो एक्यूमुलेशन निकाल ली थी हमने, और आपके साथ मैंने क्लोजिंग बैलेंसेस को शेयर कर दिया था, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है अभी तक? अभी कल की क्लास तक जो पढ़ा है किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्की बात है? सच बोल रहे हो? कसम तो नहीं उठवाने की जरूरत? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, जरा पढ़ें क्या कहता है क्वेश्चन। भाई आते रहा करो असर जी। कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ 4 साल, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 16। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द होल लाइफ ऑफ एसेट अंडर बोथ स्ट्रेट लाइन, यानी आज हम दूसरा मेथड भी रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले पहला मेथड तो ज़रा दोबारा देख लें ताकि कंपैरिजन में दोनों नज़र आए, ठीक है। आ जाए इतनी तेज़ी से। अच्छा जी, फॉर्मेट मैंने कहा था ये हमने जो बना लिया बस वही रखेंगे, ठीक है, वर्किंग का, उसको नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँ, नज़र आएगा बेटा? ये कोने वाले 1-2 बच्चे नहीं, कोशिश कर लें जी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अच्छा, इसको मैं अब लेक्चर नोट्स चेंज कर लूँगा, तो इसको मैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 बना लूँगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड से पहले कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट। साथ साथ होके बैठे हैं, ये तीसरी चौथी रो से तो साथ साथ होके बैठा करें, उनको मसला नहीं। पहली 2 रोज़ बस यहाँ पे बच्चे छोड़ा करें, जल्दी करें जल्दी करें, इतना टाइम नहीं होता। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी कर लें। कंडक्टर ना बनाया करें उस्ताद को, नाल हो जाओ, सवारियाँ बिठा लो, पहले से जगह खाली रखा करें, ठीक है। ओके, ठीक है ना, मैंने कंडक्टर यही करता है ना, पाए नाल हो जाओ, सवारी उठा लो, पाए बैग ने फीस दी है किराया काट लो नहीं वो, चलो ठीक है। अच्छा जी, शुरू करते हैं, बस 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 1 जनवरी 2016 डेट हम लिख लेंगे यहाँ पर, फिर पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन ये लिखते हैं ना यहाँ पे, जो फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं, ठीक है जी। और एसेट का नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, उस एसेट की अमाउंट रुपीस के अंदर इसकी डिटेल आ जाती है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2016 पर हमने ये एसेट खरीदा, कॉस्ट थी इसकी 1 लाख, जगह तो कम ही पड़नी, चलो देखते हैं, ठीक है। फिर इसको डेप्रीशिएट करना है, यूजफुल लाइफ 4 साल है, यूजफुल लाइफ यूज़ कर लें, या इधर देखें, यूजफुल लाइफ 4 साल है। अगर हम इसको रेट में करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%, ठीक है। 25% भी यूज़ हो सकता है, आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर 4 कर दें, या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इंटू 25% कर दें, कोई फ़र्क तो नहीं है। तो मैं रेट यूज़ कर लेता हूँ, ज़रा थोड़ी कम जगह पे हो जाता है, वो बटन लगाना पड़ता है दोनों ठीक, ओके। तो 31 दिसंबर 16 पर आए, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट 100,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 10,000 इंटू रेट 20, कहा था ना जगह नहीं बचेगी। अच्छा जी, इसी सवाल को चेंज करेंगे थोड़ा सा,
फिर इसको थोड़ा चेंज भी कर लेंगे और अगली जगह भी रख लेते हैं। एसिड 100,000 क्या कुछ गलत लिख दिया मैंने? कब? कैमरा में रिकॉर्ड हो गया सर। अच्छा जी, 1,00,000 रुपए में से माइनस कर देना 10,000, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है, मैंने कहा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अलावा सब में डेप्रिशिएबल अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो क्या आंसर आया? 22,500 माइनस हो गया और 6750 ये क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, कोई भी नाम ले लें। नेट बुक वैल्यू यार जो कहोगे मैंने लिख देना, ठीक है। इतना परेशान होने की नहीं आएगा, बता दो 77 आ रहा है, मैं लिख दूंगा, ठीक है जी। मैंने कैलकुलेशन पे कोई नहीं गौर करना, मेरा दिमाग इससे आगे चल रहा होता है कि अब अगली कहानी क्या डालनी है बच्चों को। अच्छा चलो ठीक है, WDV ही लिख लो, 31 दिसंबर 16, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आएगा, मेथड कौन सा चल रहा है? तो उसकी खसूसियत क्या है? हर साल डेप्रिसिएशन ने बराबर होना है, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला वही सेम लग जाएगा। लिख रहा हूँ आज, लाजमी लिख रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आज दोनों को कंपैरिजन में दिखाना है, आपको दोनों मेथड्स को कंपैरिजन में दिखाना है, इसलिए 17 डेप्रिसिएशन 100,000 माइनस 10,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगा। तो यहाँ पर एक्सपेंस भी सेम है। 55 मुझे लगा शायद ये गलत होगा, 55,500 दिस इज WDV, ठीक है जी, सही है। अगले साल के 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला वुड बी सेम। डेप्रिसिएशन लिखने की, पर्चे में लिखने की जरूरत, ठीक है ना, अभी तो बस लिख लें। 1,00,000 माइनस 10,000 25%, WDV आ गई 31 दिसंबर 18 की, ठीक है। फिर इसका जिंदगी का आखिरी साल आया जो हमने सोचा था, ठीक है। यूजफुल लाइफ उसको कहते हैं, ज़रा अभी याद करवाना यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ का फ़र्क। क्या चलें बल्कि जब वो चेंज इन एस्टीमेट की बात करेंगे उसी दिन कर लेंगे, ठीक है। अभी एक ही लाइफ है। अच्छा जी, यूजफुल लाइफ 4 साल, हमने जो इंटेंशन है हमारी कि हमने इस एसेट को इस्तेमाल करना है वो कितने साल की है? 4 साल। तो चौथे साल के एंड पर डेप्रिसिएशन अगेन सेम फॉर्मूला, $22,500 और एंड पे क्या बच गया? वाह, ये 10,000 रेजिडुअल वैल्यू है, लाइफ के एंड पे वही बच गया क्योंकि इसको ही तो हमने माइनस कर दिया था, इसको डेप्रिशिएट हमने होने ही नहीं दिया, ठीक है। माइनस करते आए ना हर जगह, इसको डेप्रिशिएट नहीं होने दिया था। ये तो आसान था, ठीक है। रिवीजन हो गई इस मेथड की, ओके। अच्छा जी, दूसरा मेथड है आज हम पढ़ेंगे जो, वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कह देते हैं, और इसको उर्फ़ आम में कभी कभी WDV मेथड भी कह दिया जाता है, ठीक है जी।
ओके भाई, सिर्फ दो बातें इसके अंदर याद रख लेनी है आपने। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सिर्फ दो बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। वो दो बातें जो कि डिफरेंट होंगी, ठीक है, जिनको याद रख के ये मेथड की डेफिनेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उनमें पहली बात है इग्नोर रेजिडुअल वैल्यू while calculating depreciation expense। while calculating depreciation expense क्या मतलब? वो जो हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू हर स्टेप पे करते चले आए डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालते हुए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने ये काम नहीं करना। हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना है, ठीक है। और दूसरी बात, अप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन लेटेस्ट WDV, ऑन लेटेस्ट WDV। जो आपके सामने लेटेस्ट WDV पड़ी होगी, रेट आपने हमेशा उस पर लगाया करना है, ठीक है। और एक बात याद रखना, आप यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन इस मेथड में नहीं निकाल सकते, क्योंकि यूजफुल लाइफ से डिवाइड होने का मतलब तो यही है कि आपने मिसाल के तौर पे मैंने कहा था 1 लाख रुपए का एसेट ख़रीदा, उसकी लाइफ 10 साल है, तो जब आपने उससे 10 से डिवाइड कर दिया तो वो 10-10 हज़ार की डेप्रिसिएशन हर साल आएगी। तो ये तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाता है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस तो ना रहा, ठीक है। तो आप इसके अंदर डिवाइडेड बाय लाइफ करके काम नहीं चला सकते। आपको लाजमन क्या करना पड़ेगा, रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, रेट यूज़ करना पड़ेगा। और अगर रेट अवेलेबल ना हो तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इंट्रो में हम पढ़ा करते थे, वो फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार में क्या बात है, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, it will be calculated by using बहता हुआ फ्लोइंग फॉर्मूला, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है जी, रेट इज इक्वल टू 1 माइनस nth रूट S/C। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद था? कितने बच्चों को ये फॉर्मूला लिखने के बाद याद आ गया है? कितने बच्चों ने ये फॉर्मूला ज़िंदगी में पहली बार देखा है? चले, बहरहाल फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे तो रेट निकल आएगा। अभी अप्लाई भी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर 1 क्या है, 1 तो 1 ही है, ठीक है। और n क्या है, यूजफुल लाइफ। n मीन्स, भाई सबको ये नज़र आ रहा है कोना? सबको नज़र नहीं आ रहा? यहाँ वालों को नज़र नहीं आ रहा? ज़बानी सुनाई दे रहा है, ठीक है। रेट क्या है, 1 माइनस nth रूट S/C, ठीक है, जिसमें n क्या है, यूजफुल लाइफ। उधर ही लिख लेता, वहाँ पे दोबारा लिखूंगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना, वहाँ पे लिखूंगा अभी कैलकुलेट करने के लिए, ओके। असल में ना उस कोने को ज़रा मैं एंड पे यूज़ करता हूँ, क्योंकि उस तरफ लिखते हुए तो मैं खुद सामने आ जाता हूँ तो स्मार्ट सा, लेकिन बस नहीं नज़र आता आधी क्लास को कुछ, ठीक है। तो इसलिए इस कोने को ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस nth रूट S/C, जिसमें n है यूजफुल लाइफ, S मीन्स रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, और C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, ठीक है जी, ओके। तो अगर सवाल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी हो और रेट गिवन ना हो तो स्ट्रेट लाइन वाली सहूलत मुयसर नहीं है कि जो लाइफ है चलो उसी पे डिवाइड करके काम चला लो। हमें रेट लाजमी चाहिए, और अगर रेट सवाल में गिवन नहीं है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो फिर हमें इस फॉर्मूला से रेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला है 1 माइनस nth रूट S/C। लिख लिया है? वेरी गुड, शाबाश। आपने लिख लिया तो बाकियों को तो लिख ही लेना चाहिए था, ये तो बाकियों की भी सुस्तियाँ नहीं लिखा। अच्छा जी, करें फिर शुरू काम। हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने चले
तो वर्किंग का फॉर्मेट हमने बिल्कुल भी नहीं बदला, ठीक है। डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट, वर्किंग वही है तो ठीक है ना, वर्किंग का फॉर्मेट वही है, बस इसमें मेथड में जहाँ चेंज होना है वो फ़र्क देखना है आपने, ठीक है। इसीलिए फॉर्मेट सेम रखा है ताकि आपको क्लियरली पता चले मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कहाँ पे है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में फ़र्क कहाँ पे है, ठीक है। यकम जनवरी 2016, कॉस्ट 1 लाख, ठीक है। 31 दिसंबर 2016 पर आए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी, कॉस्ट, ओहो कॉस्ट पे तो रेट लगना ही नहीं है, WDV पे लगना है। पहले साल तो यही कॉस्ट, यही WDV है, पहले साल तो यही कॉस्ट है, यही कोई डेप्रिसिएशन हुई नहीं ना, नया एसेट है तो यही कॉस्ट है, यही WDV है। तो 1 लाख पे हमने रेट लगाना है, ठीक है, और माइनस कर देंगे 10,000। यही तो लिखी है पहली बात कि रेजिडुअल वैल्यू को क्या करना है, इग्नोर, और लगाना है रेट, लगाना तो WDV पे था लेकिन पहले साल कहाँ से लाएं WDV, ठीक है। तो फिर इनटू रेट करना है। अच्छा रेट तो हम 1 मिनट में निकाल लेंगे, 1/4 × 100, ये स्ट्रेट लाइन में था। जिस दिन मैंने आपको पहले दिन परसों ये कन्वर्जन सिखाई थी तो साथ ही एक बात लिखी थी, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ये सहूलत है क्योंकि 1/4 × 100 करने का मतलब तो वही है, अभी हमने करके देखा, ठीक है। ये बराबर डेप्रिसिएशन लाने के लिए। तो फिर अगर रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर रेट गिवन ना हो तो उसके लिए फिर एक फॉर्मूला आपको बताया, तो ऐसे ही मैं वर्किंग 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये वर्किंग 1 में मैं रेट निकालता हूँ और ये रेट का फॉर्मूला हमने लिखा था 1 - nth रूट S/C, ठीक है जी, ओके। इधर देखो, जरा देख लो जरा, 1 - n क्या है, यूजफुल लाइफ, ठीक है, यूजफुल लाइफ 4, n क्या है, मैंने कहा n क्या कहता है, कॉस्ट। अच्छा ये n है और ये 4 है, अच्छा ऐसे, ठीक है जी। और S क्या है, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, हमारे सवाल में है 10,000, और C क्या है, कॉस्ट, हमारे सवाल में है 1 लाख। 43%। अच्छा जी, खैर है, इंटू 100 भी कर लेना क्योंकि रेट निकालना है ना हमने, ठीक है। तो ये इसको इंटू 100 करना है। ये ज़रा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, किसी बच्चे को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना ना आता हो हाथ खड़ा करे, शर्म नहीं करें, हाथ खड़ा करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, अभी भी सीख रहा हूँ मैं अभी। और ठीक है जी, 7 वाले बच्चे को आता है, 7 वाले बच्चे को आता है, जो 1-2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया उनके 7 वाले बच्चों को अगर आता है तो वो उनको बताएं, नहीं समझ आया तो फिर मैं खुद आता हूँ। सब बच्चे ये रेट कैलकुलेट करें, जिनको नहीं आता 7 वाले को आता है वो उनसे समझ के कर लें, सब बच्चों के कैलकुलेटर पे ये रेट निकलेगा तो आगे चलेंगे प्लीज़। और ये मोबाइल पे नहीं कैलकुलेट होगा, और जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है वो 7 वालों से उधार लेके एक बार कैलकुलेट करें। इन एनी केस हर बच्चे को एक बार कैलकुलेट करके देखना है ये रेट, दें जी इनको कैलकुलेटर, पहले कैलकुलेट करने उसके बाद इनको भी दें कैलकुलेटर। बच्चे पिकनिक में आए हुए हैं यहाँ पे, कैलकुलेटर कहाँ है, घर के, तो आप भी घर ही रह जाते हैं बेटा, काउंटिंग क्लास पढ़ने आगे बगैर कैलकुलेटर के। जल्दी करें जी, इनको कैलकुलेटर दें भाई, जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है 7 वाले से कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करें, जल्दी करें। कितने कितने कैलकुलेट किए, किसने किए कैलकुलेट? हर बच्चा ये इंश्योर करे कि 7 वाले ने उसका ये रेट को कैलकुलेट किया है, अपने बारे में नहीं 7 वाले की फिक्र करे, अपना तो दूसरा फिक्र कर लेगा ना उसकी। सही है जी,
मैं को नहीं आगे जा रहा जब तक ये जिन बच्चों को मसला था उनसे रेट नहीं निकलेगा। तकलीफ है तो क्लास से निकल जाओ किसी को। हुआ कैलकुलेट? तुमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया? अच्छा जी बेटा, इनको हो गया कैलकुलेट इनसे रेट? इधर पीछे स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया था। इधर भी बेटा बता दें, अब हमारी क्लास रुकी हुई है। हो गया कैलकुलेट? अच्छा, कितने परसेंट आया जी? 43.7 पीछे 5 है, 7 कैसे करेंगे? इवन नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। 765 है भाई। 0.5 या उससे ऊपर अगर हो तो राउंड अप कर देते हैं। 0.5 या थोड़ा सा फर्क आएगा, एक आध रुपए का, उसको अब माफ़ कर देना, ठीक है। अगर हम इसको 4 डेसिमल पे लिख दें तो यहाँ लिखने में ज़रा मसला आएगा, लेकिन यहाँ पे काम ठीक हो जाएगा। 4 डेसिमल तक लिख लें, चलिए लिख लें 4 डेसिमल तक। 43.765 बस। चलो अब इतना ही काफ़ी है, चलो अब बस बहुत ठीक है। ये ज़रा और करीब आ जाएगा जवाब। अच्छा, अब ये रेट निकल आया। इस रेट को हमने यहाँ पे लिखा 43.765%। आंसर बताओ। 43765 56235 WDV। फिर नेक्स्ट ईयर आया 31 दिसंबर 17। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी थी 1 लाख। सब्सिक्वेंट ईयर में अप्लाई रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन लेटेस्ट WDV, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए सब्सिक्वेंट ईयर का लफ्ज ही निकाल दिया। लेटेस्ट WDV पहले साल में तो कॉस्ट ही थी, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में अब हमारे पास WDV अवेलेबल है लेटेस्ट, तो फिर डेप्रीसिएशन रेट 56,235 पे 56,235 पे लगेगा इंटू 43.765%। 24611 31623। अच्छा जी 4। तो इधर से देखो ना जी, इसका परिचय भी ध्यान रखना है, कैलकुलेटर पे नहीं, जो आपने पेज पे लिखा हुआ फिर उसका जवाब दें, ठीक है। 31 दिसंबर 17। फिर तीसरा साल आया 31 दिसंबर 18। डेप्रीसिएशन तो अब WDV पे लगेगी 56,235 पे नहीं लगेगी। लेटेस्ट WDV, ठीक है। तो लेटेस्ट तो अब ये नहीं रही, लेटेस्ट तो ये आ गई, तो 31। मैं तो भूल गया ना अकाउंटिंग 1.5 महीने में, अब आप लोग याद करा रहे हैं मुझे इंट्रो वाली, ठीक है ना। ओके 43.765%। 130। यस सर। 17784। फिर जी आखिरी साल आया 31 दिसंबर 19। अब लेटेस्ट WDV कौन सी है? 17784। इस पर लगाया 43.765%। आंसर आया 7784 कर दूं अगर आपको तकलीफ ना हो तो। जिसको तकलीफ है वो 73 लिख ले जी। 10,000 एग्जैक्ट मैं ज़रा लाना चाह रहा था, ठीक है जी। तो आपने गौर किया या नहीं किया? आपने गौर किया? हमने WDV को माइनस नहीं किया था, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं किया था, लेकिन यूजफुल लाइफ के एंड पे वो रेजिडुअल वैल्यू फिर भी निकल आई है, ठीक है। उसकी वजह क्या है?
इसकी वजह ये है कि इस रेजिडुअल वैल्यू को हमने इस फॉर्मूला में ही बिल्ट इन कर लिया था, ठीक है। तो इस मेथड में, सिर्फ इस मेथड में हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। वजह भी हमें समझ आ गई, दूसरा मेथड भी रिवाइज हो गया। फर्क क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने एक तो रेट को अप्लाई करना है और फिर हर साल कॉस्ट पे नहीं करना, बल्कि लेटेस्ट WDV होगी उस पे रेट अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें, कर ही लें, तो डेप्रिसिएशन मेथड ये पड़ा है, ऐसा ही है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, यही तो स्ट्रेट लाइन का हर साल सेम फॉर्मूला, हर साल सेम फॉर्मूला, हर साल सेम, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में देखो, ये वर्किंग से कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे यूँ कंफ्यूज किया करते हैं कि ये वर्किंग का फॉर्मेट तुम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने दोनों मेथड्स की डेप्रिसिएशन आपके सामने कैलकुलेट की है, ठीक है। इस मेथड की चेंज सिर्फ ये पड़ी, ये तो वर्किंग का फॉर्मेट है। कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस की WDV आ गई, फिर डेप्रिसिएशन माइनस की WDV आ गई, फिर डेप्रिसिएशन माइनस की WDV आ गई। असल क्वेश्चन क्या है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे हुई है? तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है कॉस्ट इनटू रेट। अगले साल फॉर्मूला सेम नहीं रहा क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लेटेस्ट WDV इनटू रेट। अगले साल भी फॉर्मूला सेम नहीं रहा, लेटेस्ट WDV इनटू रेट। बात समझ गए उम्मीद है, ठीक है। अब इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप गौर करें तो हर साल डेप्रिसिएशन कम होती चली जाए, ठीक है ना। पहले साल में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, वक्त गुजरने के साथ साथ ये कम होती चली जा रही, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये भी ना बेसिकली ऐसे नहीं है कि आपने कोई एसेट लिया और आपको रात को ख्वाब आया, बाबा जी एक बोल रहे थे कि बेटा बरकत के लिए तुम अपने एसेट को स्ट्रेट लाइन पे रख लो, तो आपने स्ट्रेट लाइन उठ के लगा दिया। ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड की इसके ऊपर गाइडेंस है, लेकिन वो गाइडेंस पर्चे में आपके लिए यूजेबल कोई नहीं होती, बस आपको प्रैक्टिकली इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है। वो गाइडेंस स्टैंडर्ड क्या देता है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वो सेलेक्ट करना जो आपके एसेट से आने वाले बेनिफिट के पैटर्न से मैच करे। सादा सी बात है, ठीक है। आपके एसेट से जो बेनिफिट आ रहे हैं, ठीक है, उसका पैटर्न और आपके डेप्रिसिएशन मेथड से निकलने वाली डेप्रिसिएशन का पैटर्न ये सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग खरीदी या बनाई। अब बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है, यूज़ होने से वैल्यू लूज़ करता है, लेकिन बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आज अगर उसमें आपने 10 कमरे बनाए, मिसाल के तौर पे ये 10 कमरे बनाए राइज ने, ठीक है। अब ये बिल्डिंग आपको अकोमोडेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए 10 कमरे ऑफ़र कर रही है। ये आज भी 10 कमरे ऑफ़र कर रही है, ये कमरे कल भी 10 रहेंगे, परसों भी, अगले साल भी, दूसरे साल भी, अनलेस के कोई नया कमरा बन जाए, ठीक है, या कोई एक कमरा गिर जाए। ऐसी कोई बात ना हो तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है कि अगर 10 साल आपने नियत की है इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करने की, ख़रीदी है या बनाई है और फिक्स एसेट आपका बन गया है, 10 साल अगर आपने इसको यूज़ करने की नियत की है, तो बिल्डिंग की नेचर इस तरह की है, इस एसेट की नेचर इस तरह की है कि ये हर साल बराबर फ़ायदा देने के लिए तैयार है। बराबर फ़ायदा आप ना ले सकें या कोई और हालात आ जाएं, जैसे कोरोना आ गया, आप घर में बैठ गए, कैंपस खाली हो गया, ठीक है, या आपके सेशन एंड पे कैंपस खाली हो जाता है, या किसी सेशन के अंदर यहाँ पे पढ़ाई ना राइज वाले, ठीक है, और वो कैंपस खाली हो जाए, तो भाई क्या इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग फ़ायदा देने के लिए तैयार नहीं है? ये बिल्डिंग तो हर साल बराबर फ़ायदा देने के लिए तैयार है। तो बिल्डिंग की नेचर ऐसी है कि इससे आने वाले फ़ायदे का पैटर्न स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है, हर साल एक जैसा फ़ायदा देने के लिए बिल्डिंग तैयार है। तो फिर अप्रोप्रिएट मेथड स्ट्रेट लाइन होगा या रिड्यूसिंग बैलेंस? स्ट्रेट लाइन मेथड।
ठीक है, स्टैंडर्ड गाइडेंस देता है कि पैटर्न ऑफ बेनिफिट देखो एसिड का, और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वो लगाओ जिससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का पैटर्न भी वही बने जो बेनिफिट्स का पैटर्न है। अगर आपके एसिड से आने वाले बेनिफिट जो हैं वो हर साल बराबर बराबर आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन मेथड भी वो लगाओ जिसमें डेप्रिसिएशन हर साल बराबर बराबर आए। और वो कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, आपने एक प्लांट लगाया, ठीक है, प्रोडक्शन प्लांट लगाया, और उसने पहले साल जो आउटपुट दी, ठीक है, अगले साल उससे ज़्यादा आउटपुट देगा, उससे अगले साल उससे भी ज़्यादा आउटपुट हो जाएगी। मशीनरी हर साल गुजरने के साथ तेज़ होती जाती है, अच्छी होती जाती है, ऐसा है? हर साल बराबर रहती है मशीन की जो है वो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट हर साल बराबर रहती है, ऐसा है? नहीं। प्लांट एंड मशीनरी की नेचर क्या है? जो मशीनरी होती है उसकी नेचर क्या है? जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जाती है ड्यू टू वियर एंड टेयर, ठीक है। अब अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाया है तो फिर उस प्लांट एंड मशीनरी से आने वाले बेनिफिट की नेचर आपको एक जैसी नज़र नहीं आ रही, बल्कि आपको नज़र आ रहा है कि उसमें ग्रेजुअली हर आने वाले साल के साथ डिक्रीज आता चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड कहता है फिर मेथड ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें डेप्रिसिएशन भी हर साल कम होती चली जाए। तो वो मेथड कौन सा है जी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन, पहले सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, अगले सालों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है, ठीक है ना। तो ये एक गाइडेंस है स्टैंडर्ड की, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में खुद जाके कहीं पे आप अब मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर फाइनेंस लगे, आपके सामने एक एसेट आए तो आपको कहा जाए हाँ भाई मेथड लगा लो, तो ये गाइडेंस है स्टैंडर्ड की, आप उसको देखकर कोई एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन लाइक यूजफुल लाइफ, लाइक रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन मेथड भी एक एस्टीमेट ही है। तो चेंज इन एस्टीमेट में ये तीन चीज़ें चेंज होती हैं, जिस जब आएंगी तो मैं दोबारा बात भी करूँगा। जैसे आपने एक एसेट खरीदा, प्लांट आपने इंस्टॉल किया, और आपने कहा जी इससे आने वाला फ़ायदा हर साल कम होना है, लेकिन 2 साल तो आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा दिया, लेकिन 2 साल गुजरने पर आपको पता लगा यार जापान वालों ने क्या एसेट बनाया है, यार ये तो 1 यूनिट भी कम नहीं हुआ इसकी आउटपुट में, ये तो हर साल बराबर फ़ायदा दे रहा है, और ये नज़र आ रहा है कि हर साल बराबर फ़ायदा ही देगा, तो फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर लें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन पे आ जाए। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्या है? एस्टीमेट है। यूजफुल लाइफ भी क्या है? एस्टीमेट है। रेजिडुअल वैल्यू भी क्या है? एस्टीमेट है। तो ये एस्टीमेट्स के अंदर चेंज आ सकता है, उसकी अकाउंटिंग चेंज इन एस्टीमेट आपने पढ़ रखी है, रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह मौका आने पर, ठीक है। सही आ? अच्छा, ठीक है जी। तो ये दोनों मेथड्स भी देखे हमने और थोड़ी सी डिस्कशन भी इसके ऊपर कर ली। आपको मसला? तो फिर खैर से ये सवाल नंबर 4 आपको करने के लिए दिया जाता है 3 मिनट के अंदर। हाँ मुझे पता है आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 1-2 चीज़ें भूल गए होंगे, ये वर्किंग करना भूल गए होंगे, वर्किंग कैसे करनी है, डिस्पोजल है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या चेंज है। कोई बात नहीं, 3 मिनट आप लगाएं, फिर 3-4 मिनट हम मिलके लगा लेंगे, मैं सवाल करवाऊँगा आपको, जल्दी करें। पिछली लाइट ऑफ वाटर डिटेक्शन करेंगे। एक एडिशन है, एक डिस्पोजल है, छोटा सा सवाल है, बस मेथड बदल गया है, सारे फॉर्मेट्स वैसे ही रहेंगे, फॉर्मेट्स लेजर वैसे ही बनेंगे, तुम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, बस ये देख लेना शॉर्टकट लग सकता है या नहीं लग सकता, ये देख लेना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर ओपनिंग पे क्या करना है, बस ध्यान से ज़रा जो पढ़ा हुआ है वही याद करवा रहा हूँ, नई चीज़ नहीं है, पढ़े हुए हैं ना ये सब कुछ।
नहीं किया होगा ये सब कुछ। जो बच्चे मुझसे पढ़े ना वो मुझे देखते हैं ऐसे फ़ख्र से देखते हैं, देखा हम पास हो गए हैं सारे के सारे। पेपर देते तो पता लगता ना। वैसे पेपर कितने बच्चों ने दिया था क्लास में बैठे हो? अच्छा किया, अच्छा एक्सपीरियंस है। AFC के बाद ये वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा किया आपने ले लिया। कैसा हुआ पेपर वैसे? अच्छा हो गया, प्रेशर भी नहीं था ना? जाहिर सी बात है, 6 महीने का प्रेशर, घर का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर और बहुत सारे प्रेशर्स, जब ये लेके बंदा पेपर में जाता है, जैसे कि कोको काला, तुम लोग बानों के ख्याल से ना निकलना। ले जी 3 मिनट तो होने ही वाले हैं बस। सवाल ही लिख दिए, कल से इंशाल्लाह मैं दे दूंगा हैंडआउट्स। सवाल नहीं लिखना चाहिए था, आप पिक्चर ले लेनी चाहिए थी, बल्कि यही सवाल करके इसको बस। आज थोड़ी सी चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं, टाइम टेबल ये वो, आज इंशाल्लाह मैं फिर ये हैंडआउट्स को भी सेट कर लेता हूँ, ठीक है ना? कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने सवाल कर लिया हो? ऐसा माशाल्लाह इत्तेफाक है ना सब बच्चों में। ने किया हुआ, साथ वाले ने हाथ पकड़ा हुआ, नहीं रहने दे। चार मिनट हो गए हैं, कहीं से कोई खैर की खबर नहीं आ रही। बंदा मिटा ही देता है, ऑफर ही कर देता है बंदा। इसकी क्या पिक्चर लेनी थी तुमने? चलो मिटाओ, ये पिक्चर लेने वाली चीज थी। फॉर्मेट जरा दोबारा घर पे बनाना खुद, पिक्चर लेनी थी। बस बस ठीक है, जज़ाकल्लाह भाई। लगता है सवाल हो गया है ना, तभी बातें करना शुरू करती हैं आप लोग। ये पठानों ने सही काम रखा हुआ है, सवाल किया नहीं, मैंने कहा सवाल हो गया, कहते हैं यस सर। तुमने बोला नहीं है यस सर? कैमरा वाले भाई साहब आप सवाल भी रखें यार, बच्चे सवाल कर रहे हैं।
जी कितने बच्चों ने कर लिए क्वेश्चन? 1 2 3 4। क्या करें यार, 10 मिनट हो गए हैं आपको ये सवाल करते हुए। ये इंट्रो पढ़ के आए हैं, ये इतना सा सवाल है, 10 मिनट लगा दिए हैं। 3 मिनट बहुत से ज़्यादा थे। चलो 5 मिनट में हो जाता फिर भी। सर अभी तो हाथ चलने ही शुरू नहीं हुआ, तो थोड़ा सा लिखते हैं दर्द होना शुरू हो जाता है ना? कोई नहीं, हो जाओगे सही। चलिए जी, लास्ट मिनट है, तकरीबन आधा मिनट। जिसने पूरा कर लिया सवाल ठीक है, बाकी फिर सब रुक जाएंगे। तो साथ साथ ही चेक कर लीजिए। कैलकुलेटर के बगैर कल कोई भी ना आए क्लास में। अब कितने बच्चे कर चुके सवाल? वही 8 2 4। ठीक है, मुझे समझ आ गई। पहला सवाल मैं करूंगा तो तभी आप लोग सवाल करेंगे, है ना? तो अभी तक कर क्या रहे थे इतनी देर से? हैं, आ जाए भाई इधर। बस ठीक है, बहुत होगी फिर। स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग का मतलब होता है लिखना रोक दें। हेड्स अप मतलब बूथियाँ ऊपर कर लें। ठीक है, कोई लिख नहीं रहा। शुरू करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहमत एज ऑन यकम जनवरी 12। ओपनिंग बैलेंसेस है यकम जनवरी 12। ब्रॉड डाउन कितना है भाई? 900 लिख लूँ, आपकी इजाज़त हो तो। रुपीज़ इन थाउजेंड लिखना चाहिए। बता रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा। ओके, लिखना चाहिए, नंबर होते हैं उसके भी अगर करेंगे तो। अच्छा, उसके बाद यकम जनवरी 12 ही है। ब्रॉड डाउन 200। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्या है? एडिशंस ऑफ 90,000। एडिशन ऑफ 90,000 इज मेड ऑन यकम अगस्त 2012। यकम अगस्त 12 को एडिशन हुआ है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चूंकि बदल गया है तो एडिशन की जर्नल एंट्री भी बदल जाएगी। ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगी एडिशन की एंट्री? एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 90 यानी 90 से। यकम अगस्त 12। ठीक है, अगस्त। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Oh, further, an asset costing 80 as on 1st April 2009 is disposed of on 30th June 2012 for rupees 45,000 only. जी, सेल प्रोसीड 45,000 गिवन, कॉस्ट 80,000 गिवन, यकम अप्रैल 2009, डेट ऑफ परचेज गिवन, 30 जून 2012, डेट ऑफ सेल गिवन। चारों चीज़ें आ गई। डिस्पोजल परफॉर्म कर सकते हैं, डिस्पोजल ट्रांजैक्शन। चलो अपने स्टेप्स पे चलते हैं। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट। कल लिखे थे, ठीक है? हाँ, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कितनी कॉस्ट है जाने वाले की? 80। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट बनाना है या जर्नल एंट्री करनी है आज? दोनों ही कर लेते हैं, क्या मसला है? ठीक है, पहले डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है,
पर्चे में एक काम ही करना जो मांगा गया हो, ठीक है। अगर खामोश हो तो फिर जो दिल करे कर लेना, ओके जी। एसेट अकाउंट को क्या किया हमने, क्रेडिट, उसके अगेंस्ट डेबिट डिस्पोजल को कर लो। कब भेजा, 30 जून 12, ठीक है जी। Okay. Step 2. We will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of debit करेंगे accumulated depreciation account को, तो credit disposal को कर देना है। डेट होगी वही 30 जून 12, ठीक है। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट सही है। लेकिन ये काम करने के लिए, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग में तो मसला ही कोई नहीं था, हम निकालेंगे जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80 इंटू 10%, एक साल की डेप्शन आ गई, इंटू क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन मेथड तो है ही नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता था। कल मैं बार बार ये बात करता रहा कि अगर स्ट्रेट लाइन पे 20 साल किसी की लाइफ है, 100 साल किसी की लाइफ है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आप कहोगे एक साल की डेप्शन निकालो, मल्टीप्लाई कर दो लाइफ से। लेकिन वो क्यों करते थे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम होती है, ठीक है। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा वर्किंग में, जिसकी तस्वीर आपने नहीं बनाई, ठीक है, उसमें क्या होता था, क्या हो रहा था, हर साल डेप्रिसिएशन डिफरेंट आ रही है, हर साल डेप्रिसिएशन डिफरेंट आ रही है। तो फिर ये शॉर्टकट तो नहीं लग सकता। इसका मतलब अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, कोई और फार्मूला फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। ज़रा बेसिक पक्का कर लें, फिर एक आधा फार्मूला इसका भी कभी देख लेंगे, शॉर्टकट इसका बनाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन फ़र्क तो पहले पता हो, ठीक है। तो अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी हो डिस्पोजल की, तो शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, हमें डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। अभी जो वर्किंग थोड़ी देर पहले हमने परफॉर्म की, ठीक है। तो फिर शुरू हो जाओ। किस दिन खरीदा था, 1 अप्रैल 2009 को। कितनी कॉस्ट थी इसकी, 80, वाह मैं 1000 में तो कर ही ना, 80,000 लिखूँ, 1000 में कर रहा हूँ। फिर 31 दिसंबर 2009 आया होगा, डेप्रीसिएशन 80 इंटू 10% है रेट, आंसर लिख देंगे 8। अब क्या हुआ, शोर मचा देते हो लिखते हुए, मुझे परेशान कर देते हो जी, क्या। हाँ, अगर एसेट पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ इस साल में, तो पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, ये डेप्शन एक्सपेंस पूरे साल का निकलेगा, ठीक है। तो फिर फ्रैक्शन लगाएंगे, यकम अप्रैल को आया ना, जनवरी फरवरी मार्च तो था ही नहीं हमारे पास, तो फिर कितने महीने इस्तेमाल हुआ इस साल में, 9/12 जी, 6000 70 WDV। फिर जनाब 31 दिसंबर 10 आया, हम 12 में है ना, हम 12 में आके बिकना है, तो फिर 12 तक तो पहले पहुंचो। 31 दिसंबर 10 आया, डेप्रीसिएशन 80 पे नहीं लगाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, इंटू 10% 7.4 66.6 WDV आ गई। फिर जनाब 31 दिसंबर 11 का साल आया होगा, ये एसेट उस साल भी डेप्रीशिएट हुआ होगा, डेप्रीसिएशन 66.6 पर रेट लगाएंगे, 10%, आंसर इज 6 बढ़ती जा रही है बात, 6.7 कर लेते हैं, एक डेसिमल तक की रखते हैं, ठीक है। WDV बता दो, 59.9, ठीक है। ये 59.9 क्या है जी, WDV किस दिन की, 31 दिसंबर 11 की, ठीक है। अब आ गया वो साल जिसमें हम मौजूद हैं, जिसमें ये बिक रहा है,
और ये किस दिन बिक गया? 30 जून 2012 पर ये बिक गया। 30 जून 12 पर बिक गया तो डेप्रीसिएशन को भी 30 जून 12 पे हमें रोकना पड़ेगा। तो 59.9 पर 10% जब लगा तो ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन निकलेगी। हमने इसको क्या कर लेना है? 6/12। क्या आ गया आंसर? फिगर तो बताओ पहले। 2 बस 9 कर लो। वो एक डेसिमल तक चल रहे थे ना, ठीक है, वो लिख लो ज़रा ताकि पॉइंट ही रहे। बाकी बताओ जी आंसर। 56 यार ये सामने क्या लिखा हुआ है यार? माइनस करो। 59 कैलकुलेटर पे लिखो 50। नहीं ठहर जाओ, इनको बताने दो यार, सबर यार, सब इनको बताने तो दो यार। इतनी बात समझ नहीं आ रही कि सामने क्या लिखा हुआ है। लिखो ज़रा बेटा कैलकुलेटर 59.9 लिखो जिसने कहा था। लिख लिया? माइनस करो 2.9, मुझे इसका आंसर बता दो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मत करो पश्तो में बातें। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्शन 57। ये WDV है। सर हिलाने वालों होश करो। कुछ बच्चों ने सर, हाँ लेकिन अगर 30 जून आए, ये किसी एग्जाम्पल से समझा दूंगा, शायद अभी समझा दूँ ये बात, अब सवाल पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। देखो 30 जून का मतलब अकाउंटिंग में 1 जुलाई भी होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको पूरा महीना ले लेते हैं। अगर 29 भी होता तो आपकी बात मैं मान लेता। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इस सवाल को कर लेने दो, ठीक है, लेकिन याद कराना आप। ओके अच्छा जी, ये 57 है WDV। बोलो भाई क्या देख रहे हो, क्या उधर क्या नोट करने में जोर लगाया हुआ है आपने? हजरत जी ऐसे याद रख के बैठो। हाँ साहब, हाँ नोट करने में जोर लगाया पूरा। नोट होने से ना रह जाए कुछ, समझ आए ना आएगा, समझ बाढ़ में गई, समझो यार इधर, ठीक है। इतना टाइम दिया 10 मिनट में, आपसे कुछ नहीं होता, अब समझ तो नोट तो हो जाएगा। नोट तो पिक्चर से भी हो जाता है ना, जो पिक्चर आपसे नहीं बनी। अच्छा जी, तो 57 इज WDV। एक्यूमुलेशन तो नहीं है। एक्यूमुलेशन किसे कहते हैं जी? 30 जून 12 तक की डेप्शन इसकी निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे? दो तरीके हैं। आप पागल थोड़े हैं, हर पागल यही कहता है कि हम पागल थोड़े हैं। अच्छा जी सुने, एक तरीका ये है कि हम 6 जमा 7/4 जमा 6/7 जमा 2/9 करें, ठीक है। तो इससे बेहतर है शॉर्टकट यूज़ कर लें, ये भी ठीक है। चारों डेप्रिसिएशंस को ऐड करें, एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकल आएगी इसकी सारी ज़िंदगी की, उसको आप लिख दें यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है? आपको मैंने कल WDV का फॉर्मूला लिखवाया था कि WDV का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। अब ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में कोई भी दो चीज़ें मौजूद हों तो तीसरी हम इसको रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। अब आज हमें WDV नहीं चाहिए, आज हमें एक्यूमुलेटेड, तो हम इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो कॉस्ट माइनस WDV कर दें, ठीक है। तो यहीं पर पर्चे के अंदर हम यहीं पर ही लिख लिया करेंगे। 57 के नीचे हम यूँ लिखेंगे, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो कॉस्ट माइनस WDV कर दो, आंसर इज 23। ये 23 है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। वैसे भी ऐड करके देख लो तो यही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? तो फिर स्टेप 1 क्या था? मैं तो भूल ही गया, कहाँ से चले थे हम, भूल गया। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट। से क्यों किया? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट अलग पड़ा है, इसका मतलब पुरानी बातें ना भूल जाएं, इसका मतलब एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट। WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब ये कतन नहीं है कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे आ गया, वो सिर्फ फ़र्क बताया था ना, ये जो आप तस्वीर नहीं बनाई जिसकी ब्लू और रेड, वो फ़र्क था असल में, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो मर्जी हो, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है या WDV बन रहा है, वो पता कैसे लगता है?
एक्यूमुलेटेड डेप्शन के होने या ना होने से, वो डेप्शन की एंट्री का फर्क है। ओके अच्छा, तो एसेट अकाउंट कॉस्ट से बन रहा था। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, डेबिट इसको कर दिया। स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, और ये फिगर आई है जी 20, तो डेबिट किया इसको। स्टेप तो ये था। दूसरा इम्पैक्ट क्रेडिट कर दो डिस्पोजल, ठीक है। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड एसेट कॉस्टिंग 80 इज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 45, ठीक है। तो 45 कैश आया है, तो एसेट के बिकने पे कैश आया है, तो कैश का आना डेबिट, डिस्पोजल में दूसरा इम्पैक्ट डाल दो, क्रेडिट 45, और बैलेंसिंग फिगर स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड, किस तरफ आ रही है बैलेंसिंग फिगर? क्रेडिट साइड में। कितनी? 12, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर चली गई। गेन है या लॉस है? कैसे पता चला? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो डेबिट तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्पोजल हो गया मुकम्मल। क्लियर? चल अब रह क्या गया? हाँ, डेप्शन एक्सपेंस निकालना रह गया, ठीक है। डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? एक्यूमुलेशन अकाउंट बन रहा होता है, एंट्री क्या होगी? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग टू, ठीक है जी। और आज ज़्यादा बेहतर पता लगेगा कि ये वर्किंग पहले करने की आदत आपको क्यों डाल दी थी मैंने, पहले हम डेप्शन एक्सपेंस क्यों नहीं निकालते, ठीक है। करें शुरू जी। डेप्शन एक्सपेंस का फॉर्मेट ये था, ठीक है, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशंस, ऑन डिस्पोजल, ठीक है। करें शुरू। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ये तो पक्की बात है, हमने यहाँ पर कभी भी डिस्पोजल्स को नहीं लेना, क्योंकि डिस्पोजल पूरा साल हमारे पास नहीं रहते। अच्छा, कोई ऐसा हो ना साल के आखिरी दिन बिक रहा हो, फिर भी आप उसूल ऐसा ही बना लो, ठीक है, ताकि पक्का रहे, कोई बात नहीं, उसको वहाँ से निकालने की आदत पक्की रखो ताकि ये तो पक्का हो जाए, कभी ये ना भूल जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको निकाल लिया, हो सकता है वो साल के आखिरी दिन बिका हो, लेकिन जब यहाँ पे डेप्शन लेने लगोगे तो फिर पूरे 12 महीने ले लेना, कोई मसला नहीं है, तो ठीक है, मेरी बात समझे हो ना। इसलिए ये बात पक्की रख लो, जो ऐसे डिस्पोज हो रहा है ना उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देना ओपनिंग से, उसको अलग ही डेप्रिशिएट करना है, ठीक है ना। और सही है। अच्छा जी, अब मेथड कौन सा है? ठीक है, तो हम उसी तरह से ब्लू मार्कर से अपना फार्मूला लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। हम लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग है कौन से एसेट्स? ओपनिंग हैं कौन से एसेट्स? ओपनिंग वाले एसेट्स कौन से हैं? जो पिछले सालों से चले आ रहे हैं। तो जो पिछले सालों से चले आ रहे हों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये उनका पहला साल तो है नहीं कि रेट हम कॉस्ट पे लगा सकें, ठीक है। तो हमें तो क्या चाहिए, इनकी WDV जिस पे रेट लगाना है। इसका मतलब बाकी तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल की तरह से लिख ही रहे थे, लेकिन यहाँ कॉस्ट अब नहीं आ सकती, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये एक चेंज आई, हमें चाहिए ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स, ठीक है जी, माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। तो जो चीज़ पड़ी WDV में से WDV माइनस करोगे ना, तो यहाँ पर भी ये कल वाले सवाल से ये चेंज हो गई, ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स, ठीक है। ये फ़र्क आ गया हमारे सामने। कल के सवाल में यहाँ पे क्या लिख रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड में? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। आज वाले सवाल में यहाँ पे क्या आ गया? ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स इनटू रेट। डन जी, सही है। अब ओपनिंग WDV चाहिए, सारे एसेट्स की ओपनिंग WDV चाहिए, कहाँ से निकालें? उधर क्यों जाते हो, इधर आओ, आदत ये रखो। WDV निकलती कैसे है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। कल जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था तो मैंने कहा था जिस दिन की भी WDV चाहिए, कॉस्ट में से उस दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, उस दिन की WDV निकल आएगी, यही कहा था। तो फिर हमें 1 जनवरी 12 की WDV चाहिए, ओपनिंग WDV।
यकम जनवरी 12 की कॉस्ट मौजूद है? कहाँ मौजूद है? सवाल में क्यों जाएं, सवाल से उठा के एक बार लिख तो लिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास पड़ी है जी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स, ठीक है, और इसमें से माइनस करना है हमने ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स। जब इनको नेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग WDV, ठीक है। तो ये मैं ऐसे करके थोड़ा सा लिख रहा हूँ वैसे बस, ठीक है। 900 माइनस 200 ये बन जाएगी ओपनिंग WDV, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा जी, तो ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स कितनी बन गई जी? 700 माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल 57 इज नॉट ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। तो ये वर्किंग में से फिगर मिल रही है हमें 31 दिसंबर 11 का मतलब यकम जनवरी 12 भी होता है। तो ये आदत पक्की कर लें, जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिस्पोजल आए, आप इस डिटेल्ड वर्किंग में जब एक्यूमुलेशन निकाल रहे हों तो अपनी आखिरी डेप्रीसिएशन से ऊपर ओपनिंग, उस साल की ओपनिंग डेट लिख लिया करें, ताकि आपसे ये गलती ना हो। आखिरी फिगर से एक पिछली फिगर ये हमने उठाकर यहाँ पर लिखनी होती है। ओपनिंग WDV ऑफ ऑल में से डिस्पोजल वाली डेट की WDV माइनस नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस 700 में 57 नहीं पड़ा, 59.9 पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो लाइक विद लाइक का कंपैरिजन, लाइक विद लाइक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 59.9 ये हमें मिला कहाँ से? वर्किंग 500। तो पहले वर्किंग 1 करने का फायदा हो गया ना, ठीक है। तो ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स कैसे निकली? ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड, ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स इनटू रेट। कर दिया ना माइनस? नहीं किया? किसका सवाल है? किसका सवाल है? हाँ, क्या सवाल है? हो गया तो बोलो। 64.01 ठीक हो गया, डन। नहीं कंफ्यूजन तो बोलो बेटा। ओके, है कंफ्यूजन? क्या देखो कंफ्यूजन है, मैं डरा के सवाल नहीं करने बच्चों का ना, डर से सवाल ना करें बच्चे, ऐसा डरा के रखे बंदा। क्या ख्याल? ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट ऑन एडिशन। एडिशन एक है 90 का। ओ WDV चाहिए, कॉस्ट पे तो रेट मिला, पहला साल तो यही कॉस्ट, यही WDV, ठीक है। तो इनटू 10% और 9 नहीं कर सकते क्योंकि पूरा साल ये एसेट इस्तेमाल नहीं हुआ। यकम अगस्त को आया है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने इनटू 5/12 3.75। एक डेसिमल तक चलते से चलते 2 पे हो गए, चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ऑन डिस्पोजल इधर देखो, ये जो, हाँ ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, ये जो बेचारा अलग किया था, मैंने कल ऐसे कहा था ना, इसको अलग कर दिया, भूल ना जाना, इसको अलग ला के बस डेप्रीशिएट ही करना, ठीक है। अब एक तो है हम रेपिटेशन करें, ये 59.9 इंटू 10% इंटू 6/12 करके ये फिगर लिखें, और दूसरा ये है कि ये काम हमारा ऑलरेडी हुआ पड़ा है पिछली वर्किंग में, तो इसलिए ये वर्किंग पहले की। एक तो ओपनिंग WDV यहाँ से मिल गई हमें, और दूसरा इस साल की डेप्रीसिएशन जो बनती है वो भी हमें इस वर्किंग से मिल जाएगी। तो दोबारा ये काम करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये कैलकुलेशन हुई पड़ी है, जस्ट यहाँ पे लिखो वर्किंग 1 और यहाँ पे लिखो 2.9 और 70.66 is the depreciation expense for the year। एंट्री बनी, बोलो डेप्रीसिएशन। बहुत ज़रूरी बात है तुम्हारी यार, क्लास से ज़्यादा ज़रूरी है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, एंट्री बोलो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। खड़े हो, मैंने पता सी, फिर मैं गल उधर मुँह करना है तो गल करनी। उठ जाओ, तुम आप उठो, पीछे चले जाओ। देखा, छापा पड़ गया उसको। मुझे पता था ये जो बात चल रही है ना, इनकी इतनी अहम है, मैंने मुंह इधर करना है ना, फिर कान के साथ लगना है, तो कान में घुसा हुआ है सपोज 70.66,
ठीक है जी, सवाल खत्म हुआ चाहता है जी। क्या आंसर आ गया? 910 31 दिसंबर 12 24 पहले दसना सी ना, पूरी गल पूरी दसनी सी ना पहले भाई। 247.66 कैरी डाउन। मत करो बातें, कांड पीछे बोल दो। क्या कौन सा मेन आंसर है? क्यों नहीं लिखना जरूरी? लिखो। ये क्लोजिंग, हाँ वो खैर है, उसमें ये है कि इतना टाइम लगता कोई नहीं है, ठीक है। अगर लेजर ही रिक्वायर्ड हो ना तो फिर कर लो एहतियातन, अच्छा होता है, ठीक है। लेजर रिक्वायर्ड हो तो कितने को लेजर होते हैं? दो को लेजर होते हैं, ठीक है, टोटल कर लो। मैं क्यों रिस्क लूँ ये बात करके कि नहीं ना करना। ओके सही है भाई, चलें आज वाला लेक्चर शुरू कर दें अब। क्या बनाते रहना यार, मैंने कब मना किया? अच्छा भाई पीडीएफ मिल जाएंगे, और बताओ। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की कर लें। ये तो रिवाइज हो गया ना, इसमें अब क्या मजीद प्रैक्टिस करनी है? इंट्रो में किया हुआ है आप लोगों ने। तस्वीर जिसने बनानी है बना ले, मैंने 1-2 मिनट बाद मिटवा देना है सारा, मिटवा देना है। मेरी बात पे गौर किया तुमने? ये मतलब बैठो बैठो और ठहर जाओ यार, तस्वीर बना ली नाले में, बैठ जाओ बैठ जाओ। वो उस साइड को तो नहीं कोई नोट कर रहा, वो परली साइड। यार एक तो यार तेरे मसले नहीं मुकदे। थोड़ी थोड़ी शर्म तो आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी शर्म तो आ रही होगी। क्या बात कर रहे थे इतनी जरूरी? मिटा दो यार साहब, क्यों कौन सी इतनी जरूरी बात हो रही है? क्लास के बाद बताओगे मुझे? कितने बजे क्लास खत्म होनी है आपकी जी? ये भी मिटाओ मिटाओ मिटाओ, जाओ यार, फिटिंग रहा तुमसे। बने आप लोगों के नहीं बनेंगे, ऑनलाइन वालों के बनेंगे। बनाओ बनाओ, मुझे ना ऐड करना। पहले नहीं, मैंने नहीं बनना ऐड में, मेरा हाथ देख लो। उफ, लाखला बेटा, जीते रहो। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स याद है कुछ? मुझे नहीं याद। यार छोड़ो, पहले ये सवाल कर दो, एक्सचेंज कल ही करेंगे, अब रह गए हैं 7-8 मिनट। ये सवाल ज़रा जल्दी से कर दो, ये जल्दी से कर। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की रिवीजन कल करवाऊंगा, ये सवाल करो। और ये यार मैं सामने ले आया, हाँ मैं सारे होमवर्क में ही दूंगा, लेकिन ज़रा ये सवाल मुझे अब 3 मिनट में करके दिखाओ वाकई में रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है? वो आपके लिए ही है सवाल, वो आपको कल हैंड आउट दे दूंगा ना, उसमें जो बचे हैं सवाल वो आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 3 करें, शुरू हो जाए। ये 3 इको हुई आवाज है ना? तो ऐसे ज़रा एक्सचेंज नई बात है ना, चलो कल ही कर लेंगे।
बता देंगे आगे। बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब हम एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल निकालें ना, तो जो हम डिटेल्ड वर्किंग करते हैं उसमें आखिरी डेप्रिसिएशन से ऊपर वाली WDV जो है वो हमारे साल के पहले दिन की या पिछले साल के आखिरी दिन की WDV होती है ना। जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, डिटेल्ड वर्किंग कर रहे हो, तो जो आखिरी डेप्रिसिएशन नज़र आ रही है आपको, देखें कौन सी, ये आखिरी डेप्रिसिएशन जो नज़र आ रही है, इससे ऊपर वाली जो फिगर है 59,900, ये WDV पिछले साल के आखिरी दिन की है। लिखें उसके साथ 31 दिसंबर 11, लिखें 31 दिसंबर 11, यहाँ पे 31 दिसंबर 11, ठीक है ना। ये 31 दिसंबर 11 भी कह सकते हैं इसको, 1 जनवरी 12 भी कह सकते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ पे 1 जनवरी 12 लिखना, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये 1 जनवरी 12 की WDV हमारे सामने आ गई लिखने के बाद, अब जब हम डेप्शन एक्सपेंस में ओपनिंग WDV ऑफ ऑल में से ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल निकालने लगेंगे तो गलती से ये 57 नहीं लेंगे, क्योंकि हमने साथ ही 1 जनवरी 12 की ओपनिंग WDV के साथ डेट लिख दी है। तो 59,900 ओपनिंग डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यही बात की सुनाता हूँ, खरी खरी सुनाऊँ तुम्हें, खरी खरी कैसे ना है, सुना आप लोगों की आखिरी क्लास किस वक्त होती है यहाँ पे? 4 बजे। चलो ये मैं ना हैंड आउट रखवा देता हूँ अभी तो मेरी आगे फिर क्लास है, थोड़ी सी ब्रेक आएगी 12 साढ़े 12 के करीब, उस वक्त मैं ना ये हैंड आउट थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँगा और आपके लिए ये मैं रखवा दूँगा हैंड आउट फोटोकॉपियर पे, फिर उठा लेना। कल फिर मैं देख लूँगा, कल वाले पे साथ लेता हूँ। अभी चीज़ें सेटल डाउन होने में टाइम लगा, पहले 2-3 दिन तो 2 दिन तो मेरी FAR 2 भी नहीं हो सकी, आज शुरू कर रहा हूँ। बुक अभी तो ICAP ने नहीं दी फिलहाल, तो 10-12 तारीख तक ICAP की बुक आ जाएगी, तो 20-22 तक एक्सपेक्ट करेंगे राइस की बुक भी आ जाएगी, तब तक ऐसे ही गुजारा करेंगे। उम्मीद है 10-12 तक अगर ICAP की किताब आ जाए तो फिर 20-22 तक राइस की बुक की उम्मीद आ जाएगी, ठीक है। ये मसला नहीं है, हम पास पेपर्स की ज़रूरत जैसे ही पड़ेगी हम पास पेपर्स भी कर लेंगे। अच्छा चलें सुने, अब आपकी मौज लगने लगी। इधर देखें, ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको? पहला होमवर्क है ना, ये सारे होमवर्क के अंदर है, ठीक है ना। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक्सचेंज नहीं करवा रहा, वो कल करेंगे, ठीक है। और जिसने जितनी कोशिश कर ली काफ़ी है, ठीक है। तो आज इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये 2-3 मिनट में 4 मिनट में मैं ये हैंड आउट सेट कर लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं उस कैंपस में जाने से पहले पहले आपके लिए फ़ोटोकॉपियर पे रखवा जाऊँ और उनका फिर साथ लेता जाऊँगा हैंड आउट, ठीक है। मैंने अभी क्या अर्ज़ किया कि इन्हीं 2-4 मिनटों में मैं बना के कोशिश करता हूँ कि रखवा दूँ। आप वही जिस वक्त जाने लगें तभी देखना, क्योंकि मैं पहले TA को भेजूँगा, फिर वो प्रिंट निकालेगा, फिर रखेगा, ठीक है। फिर बनानी है, हैंड आउट नहीं लेना। पहला सवाल है, बाकी भी ले ले, हो गया।
ठीक है जी, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें। ठीक है बच्चों, ज़िंदगी है तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।